हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 2006 की वो सुबह थी जब मैंने न्यूज़पेपर पलटा और देखा कि अब तक जो हम 9 ग्रह पढ़ते आ रहे थे वो अब घट के 8 हो गए हैं, क्योंकि जो प्लूटो था, ठीक है, उसको 9 ग्रहों की सूची में से, या हम कह सकते हैं ग्रहों की सूची में से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हटा दिया और उसे एक बौना ग्रह यानी कि डॉर्फ प्लैनेट कह के साइड कर दिया। तब से लगातार एक खोज चल रही थी कि यह 9वां ग्रह खोजा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब 18वीं शताब्दी में यूरेनस की खोज हुई, 19वीं शताब्दी में नेपच्यून की खोज हुई और लगभग 1930 के आसपास में प्लूटो की खोज हुई, तो वैज्ञानिक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शोर थे कि कहीं ना कहीं जो ग्रह और ग्रहों की जो खोज है वो आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जब प्लूटो को ग्रह श्रेणी में से हटाया गया, उसके बाद से बहुत ज्यादा कयास लगने लगे कि अब खोजा जाएगा, तब खोजा जाएगा। तो कुछ संभावित ग्रहों पे लगातार रिसर्च जारी थी। उसमें से एक और ग्रह सामने आया है जो अभी तक तो बौना ग्रह ही साबित हो रहा है और अभी तक 9वां ग्रह यही होगा, इस बात को लेके वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं, लेकिन रिसर्च जारी है। तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे और इसी बिंदु पे बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, सौर मंडल के बाहरी छोर पे 9वें काल्पनिक ग्रह की चल रही खोज के दौरान क्या हुआ, खगोलविदों को एक ग्रह मिला जो कि एक बौना ग्रह है, जिसका नाम है 2017 OF201 यानी कि 2017 OF201 नामक एक दूरस्थ बौने ग्रह की खोज की, जो नेपच्यून से दूर अज्ञात क्षेत्र में प्रकाश कर रहा है। मतलब नेपच्यून से पीछे के साइड में, उसके परे यानी उसके आगे जो अज्ञात क्षेत्र है वहां पे रोशनी फैला रहा है। तो किसी तारे से उस पर रोशनी पड़ रही है जो रिफ्लेक्ट होकर नेपच्यून से आगे के, नेपच्यून लास्ट यानी 8वां ग्रह है, उसके आगे के जो क्षेत्र है वहां पे रोशनी फैला रहा है। तो लोगों को लग रहा है, मतलब वैज्ञानिकों को लग रहा है, लोगों को क्या ही लगेगा, वैज्ञानिकों को लग रहा है कि एक नए ग्रह की खोज हो गई है, यद्यपि अभी तक उसे बौना ग्रह ही माना जा रहा है। बौना ग्रह क्या होते हैं, कौन से पहले शुरुआती बौना ग्रह थे, हम उनकी बात भी करेंगे और कुछ और डिफरेंसेस बीच में आएंगे जिनको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQIAS हिंदी का जो P2I फाउंडेशन बैच यानी कि जो प्रतिज्ञा बैच है, जो इवनिंग बैच है, वो 10 जून से शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं इस बैच की फीचर तमाम बार बता चुका हूं। इत्तेफाक से अगर आप वीडियो सेक्शन देखेंगे तो मैंने गागर में सागर करके इस वीडियो के बारे में डिटेल में बात की है, कृपया जाके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जिसमें हर चीज शामिल है। मेंटोरशिप है, SIP है, PRP है, SIM है, MRP है, IGP है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, 18 किताबों का सेट है। मतलब ये गागर में सागर से कम तो नहीं है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नीचे लिंक पे जाके आप स्टडी IQ के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस न्यूज की। तो क्या है, 2017 OF201 2017 OF201 एक 700 किलोमीटर चौड़ा बौना ग्रह है जिसकी लगभग 25,000 वर्ष की कक्षा है। सोचिए, 25,000 वर्ष की कक्षा है, जो माना जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसके 1600 गुने के बराबर है। ठीक है, और ये क्या है, जो ऊंट बादल होते हैं, हम इसको डिफाइन करेंगे अभी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। जो उनको ऊंट क्लाउड्स भी कहते हैं, कुछ लोग ऊंट क्लाउड्स भी कहते हैं, पर ऊंट क्लाउड हिंदी में हम कह दे रहे हैं। ठीक है, जो ऊंट बादल है, ठीक है, जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सबसे बाहरी सीमा है, ठीक है, तो वहां तक इसकी कक्षा पहुंचती है। मतलब सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की जो मैक्सिमम लार्जर सीमा है, मतलब जहां तक सूर्य का अधिकतम गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, उस सीमा को ऊंट क्लाउड कहते हैं। अभी डिटेल में भी समझेंगे इमेज के साथ में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऊंट क्लाउड या ऊंट बादल कहते हैं। वहां तक इसकी कक्षा, ये जो बौना ग्रह जो खोजा गया, इसकी कक्षा वहां तक विस्तारित होती है। इस कारण थोड़ा सा और वैज्ञानिकों में क्यूरियोसिटी जगी। एक और बात क्या, जब वो रोशनी का प्रसार कर रहा है तो लोगों को लग रहा है ग्रह ही तो रोशनी फैलाते हैं, शायद उसकी बात हो रही। ठीक है, इसकी कक्षा अन्य ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुओं, TNUs, ट्रांस नेपच्यून मतलब नेपच्यून के आगे की जो वस्तुएं, जो नेपच्यून लास्ट जो आपका ग्रह है हमारे सौर मंडल में, उसके आगे की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, कि समूहबद्ध पैटर्न से भिन्न है। वहां पे जो क्लस्टर्स हैं उनसे अलग है, तो थोड़ा इसलिए भी स्पेशल लग रहा है। ठीक है, जिसके कारण कुछ वैज्ञानिक ग्रह 9 के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को प्रस्तावित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शायद जो ग्रह 9 है जिसको अभी हम खोज रहे हैं या जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, कहीं इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण तो नहीं कि इससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि इन कक्षीय व्यवहारों के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण पर विचार कर रहे हैं कि वास्तविकता में यहां जो बाकी क्लस्टर से अलग यह ग्रह है जो 2017 OF201 है,
कहीं इसका जो ये स्पेशल व्यवहार है यह इसको ग्रह की तरफ न ले जाए, या ग्रह के कारणों से तो नहीं जुड़ता है, या ग्रह के होने के प्रमाण तो नहीं, इस पर भी विचार चल रहा है, पर कुछ कारण तो उस दिशा में जरूर बढ़ रहे हैं और एक बड़ी खोज साबित हो सकते हैं। ठीक है, और क्या है महत्व, क्या है यह खोज, क्या करेगी यह खोज? नेपच्यून से परे जो कुपर बेल्ट होती है उसमें सैकड़ों जो एक बर्फीले पिंडों का समूह है उसके अस्तित्व के बारे में और एक्सप्लोर करने के लिए वैज्ञानिकों को क्या दे रही है? ऊर्जा दे रही, साहस दे रही है। ठीक है, कुपर बेल्ट क्या है इसमें भी हम बात करेंगे। कई जगह कुपर लिखा रहता है, कई जगह कुइपर लिखा रहता है। बेसिकली कुपर बेल्ट हम लोग पढ़ा करते थे, हम उसकी बात करेंगे डिटेल में भी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए इसके तो क्या चीजें हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ग्रह 9 प्लेनेट 9 की अवधारणा है जो बहुत लंबे समय से चर्चा में चल रही है, बहुत बात इस पे हुई, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है ग्रह 9? हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक ग्रह है, क्योंकि जब से प्लूटो हटा है तब से, जैसे कहते हैं घर में वो बहू आएगी तो बहू के लिए कमरा बना दिया जाता है, तो उसी तरह से 9वें ग्रह के लिए एक क्षेत्र है, कहा गया नया ग्रह होगा तो यहीं पे आएगा, यहीं बसेगा। ठीक है, घर बरदोय रुए जमी अस्तो हमी अस्तो, तो इसकी बात हो रही। ठीक है, अच्छा क्या है यह अवधारणा? दूरस्थ ट्रांस नेपच्यून वस्तुओं, जो ट्रांस नेपच्यून जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, की कक्षाओं में देखी गई कुछ विसंगतियों को समझने के लिए एक प्रस्तावित की गई थी, विशेष रूप से अत्यधिक अंडाकार और समूहबद्ध कक्षाओं में। बेसिकली नेपच्यून से आगे बहुत जगह बहुत से क्लस्टर दिख रहे हैं, और हर बार कुछ क्लस्टर्स पे, कुछ बड़े पिंडों पे रिसर्च करके ये देखा जा रहा है, और बहुत से ग्रह मिले। अभी जब हम लोग इमेज देखेंगे, इनफैक्ट मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, यहां पे दिखाता हूं, एक मिनट के, ये इमेज पीछे है, शायद मैं इसको स्किप कर गया था, मैं इमेज दिखा दे रहा हूं आपको। ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पे प्लेनेट 10 की अवधारणा मानी जा रही है, इन सब पर रिसर्च किया जा चुका है, लग रहा है कि अब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, इसको प्लेनेट 10 बेसिकली बोला जा रहा है। तो चूंकि वहां पे रोशनी फैल रही है, उसका एक क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल एरिया दिख रहा है, तो उस पर विचार किया जा रहा है। उसका एरिया भी वही है, ट्रांस नेपच्यून जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके उधर, तो उस पर भी बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं यह प्लेनेट 9 जिसकी सदियों से इंतजार था, कहीं वो तो प्लेनेट 9 तो नहीं है, तो इसकी बात की जा रही है। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की। ठीक है, तो चुनौतियां क्या है इस ग्रह को खोजने में? जो चुनौतियां अभी तक शामिल आई हैं, पहली क्या है? दूरी और धुंधलेपन की, चूंकि बहुत दूर है, नेपच्यून से भी आगे है। ठीक है, तो यदि ग्रह 9 मौजूद है तो उसमें सूर्य से बहुत दूर है और बहुत कम सूर्य का प्रकाश वहां तक परावर्तित हो पाता है। तो जो हमारी दूरबीन से, जो हमारे इस प्रकार के उपकरण है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, उतने क्लैरिटी के साथ नहीं पहुंच पाते। अगला क्या है? आकाश का सर्वेक्षण। तो अगर देखा जाए पेनस्टार जैसे दूरबीनों का उपयोग करके किए गए पिछले अन्वेषणों में पूर्वानुमानित कक्षीय पथ के महत्वपूर्ण भागों को कवर किया गया है, लेकिन कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं पहुंचा है। बहुत से सर्वेक्षण किए गए, मैं अभी बताया ना, बहुत सारे आपको इमेजेस दिखाई, उन सब पे रिसर्च किया जा चुका है, पर 9वां ग्रह कौन होगा जिस पे टिक मार्क लगेगा और 9वां ग्रह बन जाएगा, वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। अवलोकन संबंधी पूर्वाग्रह क्या है? आलोचकों का सुझाव है कि देखी गई जो TNOs, ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स की जो बात की जा रही है, विसंगतियां किसी दूर के ग्रह की मौजूदगी के बजाय क्या है, बेसिकली हम सही से देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, अवलोकन संबंधी पूर्वाग्रहों के कारण हो सकती है, क्योंकि हमें जो रोशनी लग रही है शायद से वो रोशनी ना हो, कुछ प्रकार की जो तरंगे हो उनका कुछ रिफ्लेक्शन हो, शायद ये भी लग रहा है। तो ये 3 प्रमुख दिक्कतें हैं। पहला क्या कि बहुत दूर है, बहुत धुंधला है। दूसरा क्या, बहुत से रिसर्च हो गए, बहुत सी जगहों पे बात हो गई, बहुत से अलग अलग ऑब्जेक्ट खोजे गए, लेकिन जिसको खोजा जाना था वो नहीं मिल सका अब तक। ठीक है, और कुछ लोग, बहुत से वैज्ञानिकों की ये राय है जो इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, कि थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, कि हमें दरअसल जो लाइट का रिफ्लेक्शन लग रहा है वो कोई और कारण हो सकता है, हमें लग रहा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन है तो ग्रह हो सकता है। ठीक है, चलिए ऊट बादल या ऊट क्लाउड्स क्या होते हैं अभी आया, देखिए आप यहाँ पे इमेज के तौर पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर, ये जो प्रॉपर स्पेक्ट्रल पैटर्न है। इत्तेफाक से मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसको जरूर कीजिएगा। ऊट क्लाउड्स पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, BBC की डॉक्यूमेंट्री है। अगर उसको थोड़ा सर्च करेंगे तो स्पेस पे बहुत सारे बिंदुओं को, वो 1-1.25 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे जरूर उसको शेयर करूंगा, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाया है उन्होंने। ठीक है, क्या है ऊट बादल? क्या है? ये छोटे ऑब्जेक्ट्स का एक संग्रह है जो अभी भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहते हैं। सौर मंडल की सीमा ऊट बादल के बाहरी किनारे पर मानी जाती है, मतलब जहां तक सूरज की ग्रेविटेशनल पावर है, वो जो लास्ट बिंदु है वहां तक ऊट बादल या ये जो क्लाउड माने जाते हैं। ठीक है, ऊट बादल की चौड़ाई ठीक से ज्ञात तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह सूर्य से लगभग 1000 खगोल इकाइयों, एटॉमिक यूनिट से शुरू होकर लगभग 1,00,000 एटॉमिक यूनिट्स तक ये फैली हुई। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक ठाक विस्तारित है।
जब आप खाली रहिएगा तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि ये अगर किलोमीटर में इसको नापा जाए तो कितना आएगा। खैर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो किलोमीटर पे क्या ही नापना, मैं भी क्या ही सवाल कर रहा हूं। पर कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, इंगेज नहीं करते हैं। इंगेज कीजिए, देखिए, जूझिए, समझिए। ऐसे कोई पॉइंट्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस पर अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को रखना है। चलिए, कूपर बेल्ट क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे, ये इधर दिस इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये कूपर बेल्ट है, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड के बाहर का जो बेल्ट, ये कूपर बेल्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो बाहरी बेल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बल्कि चीजें दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड कूपर बेल्ट। क्या है, जिसको एडवर्थ कूपर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सौरमंडल का एक क्षेत्र है जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे, इसके बाहर मौजूद है। तो ये जो 8 प्रमुख ग्रह हैं, इनके बाहर का ये क्षेत्र ये मौजूद है, ठीक है। और जो नेपच्यून की कक्षा जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर सूर्य के लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है, तो उसकी स्पेस भी है, ठीक है। और एक खगोलीय इकाई दिया हुआ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये मैं कहना चाह रहा था। होता क्या है ना कि क्यूरियोसिटी होती है तो इस प्रकार की चीजों के सॉल्यूशन तक आप पहुंचते हैं, वरना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे क्लियर नहीं होगा। चल, क्या है, यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट के समान है, जिसमें अनेक छोटे पिंड हैं जो सभी सौरमंडल के निर्माण के अवशेष हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रहों में आपस में टकराहट हुई या पहले हुई होगी, उन्हीं के अवशेष तैरते रहते हैं, उन्हीं में कोई बहुत बड़ा निकल आता है, तो वैज्ञानिक दूरबीन लेके पहुंच जाते हैं कि मिल गया हमारा 9वां ग्रह, ठीक है, मिल गया। चलो बात करते हैं इसके बाद की, तो बौने ग्रह क्या है। बौने ग्रह क्या है, विज्ञान की परिभाषा निर्धारित करने वाले अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है के अनुसार बौना ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसमें इतना द्रव्यमान होता है कि वह लगभग गोल आकार ग्रहण कर लेता है। ग्रहों के विपरीत बौने ग्रह अपनी कक्षाओं को पार नहीं करते हैं और अक्सर उन्हें क्षुद्र ग्रहों या कूपर बेल्ट की वस्तुओं के साथ साझा करते हैं या उन्हें में मिल जाते हैं। और यह उपग्रह नहीं है, मतलब ये जैसे चंद्रमा वगैरह होते हैं वैसे उपग्रह नहीं है, प्रॉपर उपग्रह से ऊपर और ग्रह से कहीं नीचे की थोड़ी सी चीज है, तो इनको ड्वार्फ प्लैनेट या बौने उपग्रह कहा जाते हैं। पहले 5 मान्यता प्राप्त बौने उपग्रह कौन से हैं? सेरेस है, प्लूटो है, एरिस है, ठीक है, मौके मेके है और हामिया है। ये पहले 5 प्रूव्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, बौने उपग्रह, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम प्लूटो के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्लूटो के बारे में देखा जाए तो 1930 में क्लाइड टॉम्बॉक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। व्यास क्या है, लगभग 1400 मील पृथ्वी के चंद्रमा से छोटा है ये लगभग, इसका जो व्यास है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, प्लूटो पे 1 वर्ष में पृथ्वी के 248 वर्षों के बराबर होता है, यानी कि समझ लीजिए कि प्लूटो का 1 वर्ष पृथ्वी के 248 वर्षों के बराबर है। मतलब हम और हमारे 5-6 पुश्तों से पहले वहां पे 1 वर्ष शुरू हुआ होगा, जो अभी शायद खत्म होने वाला होगा, ठीक है। एक दिन लगभग 153 घंटे के बराबर, लगभग पृथ्वी के 6 दिन के बराबर वहां का एक दिन होता है। तो पृथ्वी में जो 6 दिन होते हैं, तो अभी से लेके अगले आज मैं इसको बताऊं तो 6-7 दिन बाद तक वो भी एक दिन चल रहा होगा, तो बड़ा ही विस्तारित है इसका जो वो है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं तथा नीले रंग और धुंध की परतें हैं किसमें, प्लूटो में। तो छोटी सी जानकारी थी जो देना इसलिए भी उचित था क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस भी हम लगातार लेके आते रहेंगे जो एस्ट्रोनॉमिकल गतिविधियों से जुड़े होंगे, और कोशिश ये रहेगी कि करंट अफेयर्स के हर लीक को कवर किया जाए। हर वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं किसी विशेष क्षेत्र में अपने को कमजोर पाता है, उसको हर उस क्षेत्र में वहां तक पहुंचाया जाए, ठीक है। इसके सतह का तापमान लगभग -228 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -238 सेंटीग्रेड तक है, ठीक है। इसका मतलब बहुत ठंडा है, जीने के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा ठंडा। माइनस में कितने नीचे है आप समझ लीजिए कितना ज्यादा ठंडा होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी हम लेके आते रहेंगे, करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नई प्रस्तुति कैसी लगी। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, इसकी नॉलेज पे, इससे जुड़े जो अन्य रोचक तथ्य उन पे बड़ा काम करते हैं ताकि यूपीएससी की ला में यानी कि साइंस टेक जो होता है उसमें भी आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सके अगर ये कॉन्सेप्चुअलिटी पे बेस्ड भी आए तो भी। मैं बताता चलूं 2 जून से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो गया है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज इसके साथ मौजूद है। मैं खुद पढ़ाता हूं, लगभग 15 से 16 बैच हो चुके हैं, 17वां बैच है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक दी होगी, वहां पे जा सकते हैं या सीधे स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में इसको एंट्री करके आप जुड़ सकते हैं, @ऑफिशियल विकास डालेंगे मेरा ग्रुप खुल जाएगा, आप इससे जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कैसा लगा और किन विषयों पे आपको वीडियो देखना है। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। विकास लाइव इज द कोड जो स्टडी IQ के किसी भी प्रोडक्ट पे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रस्तुति कैसे लगी। अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अन्य ग्रुप्स पे इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।